हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एग्जाम बट में। आज की ये वीडियो है प्रॉब्लम्स ऑफ एमए हिस्ट्री के बारे में। तो जो जनरल स्टूडेंट एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एमए इन हिस्ट्री, तो उसके बारे में ये वीडियो है। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो DU या जामिया, जो कि अपने आप को CUET से अलग कर रखा है, उनके बारे में नहीं है। ये स्पेशली CUET में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, CUET का सिलेबस, CUET में कैसे एडमिशन लेना है और उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं जो एक स्टूडेंट फेस कर रहा है, उसके बारे में है। चलिए शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ एमए हिस्ट्री है क्या, और जनरल जो प्रॉब्लम्स अभी इमर्ज हुए हैं, जो नया सिलेबस आया है, आपके जितने भी डाउट है, आपके जितनी भी क्वेश्चंस थे अभी तक कि एमए और हिस्ट्री को लेकर, तो बात करते हैं उनके बारे में। एमए और हिस्ट्री को लेकर जो सबसे पहला समस्या है वो है पैटर्न। जैसा कि आपको पता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने, उन्होंने अपने आप को CUET में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि CUET क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है और यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है, किस बेस पे वो एडमिशन लेंगी। और वही उससे संबंधित चीज़ है जो कि एडमिशन कैसे होगा। और दूसरी जो समस्या आपकी है वो है मल्टीपल सिलेबस। अब ये जो समस्या है एक्चुअली NTA ने ही खड़ी की है। वो है आपके सामने कई बार सिलेबस को उन्होंने प्रेजेंट किया है, और जो पुराने सिलेबस थे उनके बीच में कन्फ्यूजन, जो नया सिलेबस है उसके बीच में कन्फ्यूजन, और जो CUET से बाहर हैं यूनिवर्सिटीज़, उनके सिलेबस को लेकर जो कन्फ्यूजन है कि हिस्ट्री जो कि इतना वास्ट सब्जेक्ट है उसको कैसे कवर किया जाए। उसके लिए सबसे ज़रूरत है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो आपको भी पता है कि CUET का जो पैटर्न है वो NTA कंडक्ट कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और वो MCQ बेस्ड होगा। और CUET में जो यूनिवर्सिटीज शामिल हो रही हैं, आप मान के चलिए कि DU और जामिया को छोड़ के जो अन्य विशिष्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे JNU, BHU और अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये सारी CUET में हैं। तो CUET ने जो एक जनरल समस्या खड़ी की है अपने इंक्लूजन के साथ इन यूनिवर्सिटीज़ ने, वो है अनटाइमली डिसीजन। अनटाइमली डिसीजन का मेरा कहने से मतलब है कि बहुत ही एक इंस्टेंट डिसीजन लिया। करीब 1 या 1.5 महीने पहले ही हमें जाके पता लगा कि अब CUET कंडक्ट होगा आपके UG कोर्स, PG कोर्स के लिए, MA के लिए। तो CUET का जो जनरल पैटर्न है वो है 25 + 75। दैट मीन्स कि आपको 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, यानी जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन से आएंगे। तो जनरल जो स्टूडेंट का कंसर्न है वो यहाँ से अरोज होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो खुद का पैटर्न है, या जो यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड हुई हैं, वो एक्चुअली किस बेस पे एडमिशन लेंगी। क्योंकि JNU ने यहाँ पे क्लियर किया था कि वी वुड टेक एडमिशन ओनली ऑन द बेस ऑफ डोमेन सब्जेक्ट, यानी आपके जो 75 क्वेश्चन हैं उसके बेस पे, यानी जो 25 क्वेश्चन का जो आपका सेगमेंट होगा ये फ्यूटाइल है। ये आपको, अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है तो 25 क्वेश्चन का आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है, कोई भी ऐसा लोड नहीं लेना है उसका कि मैं उनकी प्रिपरेशन कहाँ से करूँ। BHU वालों के लिए ये चिंता का विषय है कि आपको 25 क्वेश्चन जो जनरल एप्टीट्यूड के हैं आपको वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि BHU का जो कट ऑफ है वो 25 क्वेश्चन से को इंक्लूड करेगा, अपनी कट ऑफ बनाने में उसको इंक्लूड करेगा। यानी ये समस्या आपको यहाँ पे रिजॉल्व होना पड़ेगा इस मामले में कि आपको BHU जाना है या आपको JNU जाना है, और किसी यूनिवर्सिटी में। तो BHU के लिए आपको 25 क्वेश्चन + 75 दोनों प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जबकि JNU के लिए सिर्फ 75, यानी जो डोमेन जो सब्जेक्ट है, यानी आपको अगर हिस्ट्री में जाना है तो आपको हिस्ट्री ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात रही एडमिशन की। देखिए JNU के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो JNU में जो हिस्ट्री का एक सेंटर है वो है CHS, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़। सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ यहाँ पे आपको 3 टाइम पीरियड में MA ऑफर करता है, वो है एंशिएंट, मिडाइवल और कंटेम्प्ररी या मॉडर्न इंडिया। तो आप इनमें से तीनों में से किसी एक भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जो जनरल समस्या जो अभी तक मैंने
अज्यूम किया है या अनुमान लगाया है या स्टूडेंट्स ने एक्चुअली क्वेश्चन किए हैं कि एडमिशन किस बेस पे हो, क्योंकि पेपर तो एक ही होगा, यूनिवर्सिटीज़ इतनी सारी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बाद भी JNU जैसी यूनिवर्सिटी ये समस्या खड़ी करती है कि उसमें 3 कोर्सेस हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उन्होंने आपसे पूछा नहीं है कि किस कोर्स में या किस टाइम पीरियड में आपको जाना चाहते हैं आप, जैसे CHS के बारे में कि आप NCERT में जाना चाहते हैं, मिडाइवल में, या ये कंटेम्प्रेरी। तो आप इस बात को मान के चलिए कि आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस या जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है। अगर आपको JNU में जाना है, अगर आपको BHU में जाना है, तो जो आपका डोमेन प्लस 25 क्वेश्चन है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हाई स्कोर करने को लेकर, क्योंकि जो पेपर है जनरली जिस तरीके का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो हाई स्कोरिंग होगा, क्योंकि अब कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है। आपका एक ही एक पेपर होगा, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, 1 पेपर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़। तो उसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट होंगे जो CUET में बैठेंगे, जनरल उनका जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा पिछली बार की तुलना में। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है कैसे हाई स्कोर करें। उसके बाद आप JNU जैसी यूनिवर्सिटी में अगर आएंगे तो आपको कट ऑफ के लेवल पे अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे वो, कि इतने से इतने कट ऑफ का जो विंडो है उसमें हम JNU लेगा, इतने से इतने कट ऑफ में BHU लेगा, और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ऐसा ही निकालेंगी कि इतने से इतने कट ऑफ में। तो आपकी एक समस्या को लेकर आप अब चिंतित ना हो कि ये जो आपका CUET है उसको कैसे परस्यू करें, या एडमिशन को लेकर जो समस्या होगी उसके लेवल पे ज़्यादा समस्या है नहीं, बस एक रिजॉल्व होने की ज़रूरत है, वो हो भी जाएंगे। पर जो समस्या असली है वो है सिलेबस को लेकर, क्योंकि बिना सिलेबस को समझे आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में नहीं सोच सकते। और वो समस्या इतनी इजी भी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि अगर बहुत इंस्टेंटली, बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको बहुत ही कम समय पहले अगर पता लगे कि CUET में JNU या कोई और यूनिवर्सिटी इंक्लूड हुई है जिसको आप एस्पायर कर रहे हैं, तो ये समस्याएं खड़ी होंगी ही। और ये समस्याएं खड़ी होती भी उस समय से जब NTA या फिर जिस भी संस्था है वो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेती। आपके सामने जो डिसीजन लिया वो सच में समस्या खड़े करने वाला था, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि अब जो है सो है। हमें फोकस करना है कि आपके सामने जो समय अभी है, जनरली मान के चलिए कि इन्होंने बोला है कि सेकेंड वीक में जुलाई के आपके UG का जो CUET होगा वो कंडक्ट कराएंगे। दैट मीन्स कि आपका जो PG का कोर्स है वो 3rd या 4th वीक में होगा, ठीक है। हालांकि अभी इसका डिक्लेरेशन नहीं आया है, इन्फॉर्मेशन कोई रिलीज नहीं हुआ, तो 3rd या 4th वीक में अगर होता भी है तो ये मान के चलिए कि आज से हमारे पास जो समय बचा है वो मिनिमम 30 डेज़ का ही है, क्योंकि आपको एक एडजस्ट करके जो समय बचता है 30 डेज़, 35 डेज़, 35 डेज़ में हिस्ट्री का सिलेबस कवर करना अपने आप में चैलेंज है। और वो लोग जो शायद अभी जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया है, तो जो एक जनरल समस्या है वो है आपके सामने सिलेबस को लेकर। देखिए, सिलेबस के साथ जो आपकी समस्या है वो आपके लिए समस्या है और सबके लिए समस्या है, क्योंकि NTA ने ही उसमें इतना लेट जारी किया आपका सिलेबस। तो सिलेबस देखिए, सबसे पहले सिलेबस को समझ लीजिए कि वो जो सिलेबस क्या आप जो पहले प्रिपरेशन कर रहे थे उससे मैच करता है, या उस सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनको प्रिपेयर कैसे करना है। 30 डेज़ का विंडो लेके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन से टॉपिक को आपको परस्यू करना है, कौन से टॉपिक पे आप चांस ले सकते हैं जनरली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो इतना लार्ज है कि हम उसमें उम्मीद नहीं कर सकते कि 30 डेज़ में आप सारा सिलेबस उस एफिशिएंसी के साथ याद कर लें जिस एफिशिएंसी के साथ कोई स्टूडेंट है जो 6 या 7 महीने में कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि हिस्ट्री का सिलेबस एंशिएंट, मिडाइवल और कंटेम्प्रेरी तीन पार्टीशन है उसके, उस सिलेबस के। और एंशिएंट जो NTA ने सिलेबस दिया है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। आप मान के चलिए कि जो प्रिपरेशन आप पहले कर रहे थे उसी प्रिपरेशन को आपको कंटिन्यू रखना है, यानी स्टोन एज जो आपका है उससे जुड़ी हुई चीज़ें, स्टोन एज, कैलकोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसके बाद आपका इंडस वैली,
फिर वैदिक पीरियड। यानी मैं ये सिलेबस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी इसमें ऐसा टॉपिक आपके सामने नहीं आया है जो यहाँ पे आपके लिए समस्या खड़ा करे कि जो नया टॉपिक आ गया है एकदम से। आपका जो प्रिपरेशन, आपको जितना भी नॉलेज था हिस्ट्री के सिलेबस का, आप उस पर जारी रख सकते हैं। देखिए जैसे रिलीजन्स जो आपके बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है, इनके डॉक्ट्रिन्स, इनकी फिलॉसफीज, ठीक है, इनका एक्सटेंशन और इनका डिक्लाइन और इनका इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें इनसे जुड़ी हुई होती हैं हमेशा। इसके बाद महाजनपदास, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें उन लोगों ने भी छोड़ दी हैं जो शायद उन्होंने मेंशन नहीं की, पर जनरली हिस्ट्री के जो सिलेबस, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं हिस्ट्री को, उन्हें पता है कि ये मगध एम्पायर, ठीक है, और इसके साथ ही आपका मौर्यन एम्पायर और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसका डिक्लाइन और इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री जो भी आपके सामने है। तो ऐसा कोई टॉपिक आपके सामने वहाँ पे नहीं है। एंशिएंट इंडिया में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है। जैसे इसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड आएगा, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न आएगा। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जितनी भी डायनेस्टी है, उसके अलावा साउथ यानी संगम एज या हिस्ट्री ऑफ डीप साउथ, उस पर इन लोगों ने एक्चुअली उसको राइट डाउन किया है, यहाँ पे लिखा है। तो आपको भी समझ के चल रहा है कि आपके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो जनरली हम लोगों ने कोई ऐसा टॉपिक ना देखा हो या आ गया हो एकदम से। मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया के पहले एक टॉपिक जो जनरली ये लोग कवर करते हैं वो अर्ली मिडाइवल इंडिया, जनरली 750 AD टू 1206 AD तक। तो उस अर्ली मिडाइवल इंडिया में राइज ऑफ राजपूत पॉलिटीज, ठीक है, ये राजपूत पॉलिटीज जो है, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, उसके अलावा इन्वेजन, और इन्वेजन जो इंडिया पे हुए वो जनरली अरब इन्वेजन एंड तुर्किश इन्वेजन। तो ये इनके बारे में बात करते हैं और जनरली ये आपके सामने कोई समस्या खड़ी नहीं करेंगे। ये इसमें एक डिबेट जो है वो फ्यूडलिज्म पे है। और आप सिलेबस देखिए आपकी जो समस्या जनरल खड़ी होती है, मुझे जितना अनुमान है सिलेबस में आपको टॉपिक कवर करने को लेकर समस्या नहीं है, क्योंकि सिलेबस के बाद जो एक टॉपिक है इसमें वो है हिस्टोरियोग्राफी। वो मैं अभी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी करके इन्होंने एक मेंशन कर रखा है मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है वो एक्चुअली आपसे उम्मीद करती है कि आपको अक्रॉस हिस्ट्री उसके जो ऑथर्स हैं उस टाइम पीरियड से एसोसिएटेड उसके बारे में आपको पता हो। तो फ्यूडलिज्म क्या है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसका हिस्टोरियोग्राफी क्या है। आप ये मान के चलिए कि इसके बारे में किस किस ने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे व्यूज़ दिए हैं, BNS यादव हो या फिर RS शर्मा हो, DN झा, DD गोस्वामी, जो भी है आपके, इसके बारे में क्या क्या बोले हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हो या मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हो। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके सामने मूर्त रूप से यानी आपके टॉपिक में मेंशन नहीं होंगे, पर आपको ये मान के चल रहा है कि हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है JNU, BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत हल्का क्वेश्चन नहीं देने वाली है। यू विल नॉट फेस वेरी लाइट क्वेश्चन, क्योंकि वो उन्हें कंपटीशन का जो लेवल है उसके मेंटेन रखते हुए अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चे चाहिए जो कि उनका हिस्ट्री का जो इंस्टीट्यूशन है, जो डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी प्रेस्टीजियस है। सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ काफ़ी प्रेस्टीजियस है, तो वो इतनी आसानी से इतना इजी सिलेबस नहीं बनाएगा या इतने इजी क्वेश्चन नहीं रखने देगा CUET में कि आप आराम से निकल जाए। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि पता रहे कि किस टॉपिक के साथ क्या चीज़ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये फिर आपका शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। आपको ये सब पता है, ये सब चीज़ें मेंशन करने के लिए नहीं, पर ये बताने के लिए कि हाँ ये चीज़ें आपको, और जो एम्पायर्स हैं, मराठा एम्पायर, मुग़ल एम्पायर, और जो मैं मेंशन कर रहा हूँ इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। जब मैं बोलूँ दिल्ली सल्तनत तो आपको पता होना चाहिए कि उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनका सोशल हिस्ट्री, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ठीक है, और उनके जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस हैं, जो मेजर फैक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो जैसे अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका वो बाजार पॉलिसी जो है, मार्केट रेगुलेशन का जो पॉलिसी, ऐसी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। मराठा और मुगल्स, ये भी आपके
वही इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री, इनका कल्चरल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर। मैं बार बार बोलूँ कल्चरल, अगर मैं बोलूँ तो उसमें इंक्लूडेड है कि आर्ट और कल्चर, क्योंकि आर्ट और कल्चर ऐसे मेंशन नहीं है कि हर एक, लेकिन फिर वही चाहे हिस्टोरियोग्राफी हो चाहे कल्चर, आर्ट एंड कल्चर हो, ये अक्रॉस टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि आईवीसी में आपको आर्किटेक्चर या स्कल्पचर या जो भी उनका एक कल्चर था और आर्ट्स के जो पैटर्न थे उनको, क्योंकि ये आप चाहे यहाँ देखें चाहे दिल्ली सल्तनत में देखें, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मेंशन नहीं है। जब कोई पीरियड अगर मेंशन होता है तो उसका मतलब ही होता है कि वो आपके जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं उन सबको आप पढ़ें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री का सिलेबस इज़ इम्पॉसिबल टू कवर इन 30 डेज़। ये इसलिए भी क्योंकि अगर आपको CUET, JNU या BHU जैसी यूनिवर्सिटी में जाना है, ये यहाँ पे आपका मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे रेस्ट लेगा और यहाँ से आपका शुरू होगा मॉडर्न इंडिया। देखिए मॉडर्न इंडिया के साथ कई भ्रम हैं और मॉडर्न इंडिया जनरली सबसे बड़ा टॉपिक है हिस्ट्री में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मॉडर्न इंडिया काफ़ी डिटेल्ड हिस्ट्री पूछता है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया या कंटेम्प्रेरी इंडिया। जब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की तो यहाँ पे सबसे पहले एक टॉपिक मेंशन है, आपने देखा होगा उस सिलेबस में, नहीं भी देखा हो तो देखिए, PGQ P11 करके इस हिस्ट्री के कोर्स का नाम रखा है एग्जाम का, PGQ, ठीक है, ये है आपका PGQ11, ये करके आपको सिलेबस मिल जाएगा, NTA की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो उन लोगों ने मेंशन कर रखा है वो है आपका मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब देखिए कितनी चतुराई से इन लोगों ने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। अब आपको ट्रिक करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि इन्होंने लिखा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आप एक बात बताइए कि इंडिया में हिस्ट्री का जो राइटिंग है वो मॉडर्न यानी ब्रिटिशर्स ने ही शुरू किया था, ठीक है, 18th सेंचुरी में। तो जेम्स मिल, विलियम जोन्स, ये सब उसके ओरिएंटलिस्ट जो हैं। तो इवन इंडिया का जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो भी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफर्स ने ही लिखा है। सो दैट्स ऑटोमेटिकली मीन्स कि वो आपसे जितने भी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफर्स हैं, आपको मान के पता है कि जो एंशिएंट हो चाहे मिडाइवल हो चाहे आपका कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री हो, इस सब के राइटर मॉडर्न ही हैं, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में ही फॉलो होते हैं। तो आप इनकी चतुराई समझिए कि आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, दे एक्सपेक्ट कि आप जितने भी हिस्टोरियोग्राफर हैं अक्रॉस टाइम पीरियड आपको पता हो। इसलिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक अगर आप समझ जाते हैं कि कैसे डील करना है तो फिर आपके लिए बहुत काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 50 to 20% आप मान के चलिए कि 15 to 20% जो आपका टॉपिक बनेगा वो हिस्टोरियोग्राफी से ही बनेगा। जो DU वाले लोग हैं वो भी समझ लें कि 25% जो क्वेश्चन आते हैं वो हिस्टोरियोग्राफी से ही आते हैं, तो इसको हल्के में आप नहीं ले सकते, ठीक है। ये टॉपिक आपको विशेषतः याद रखना है। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो वही कंपनी अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, यूरोपियंस आए, कंपनी यानी इंग्लिश कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी है उसने कॉन्कर किया, तो कंपनी का एक्सपेंशन, और वो एक्सपेंशन राइवल्स जो उसके थे, तो उसमें राइवल्स आपके कौन कौन से, ये आप याद रखिए। ये टॉपिक मेंशन नहीं करेंगे लेकिन ये उसमें उसके इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राइवल्स में फ्रेंच कंपनी राइवल थी इनकी, तो राइवल्स को, और जो इंडिजीनस आपके रूलर्स थे या इंडिजीनस जो पॉलिटिक्स थी उसमें भी आपके सामने कौन कौन से इंडिजीनस रूलर हैं, बंगाल है, मराठा है, अवध है, मैसूर है, ठीक है, और पंजाब है, सिख जो एम्पायर था। अब ये आपसे केवल इतनी उम्मीद नहीं कर रहे कि आप ये याद रखें, आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाल जो रियासत है, मैसूर जो एक रियासत है, या फिर अवध, या फिर आपके पंजाब या मराठा, इन सब के बारे में भी आपको पता हो कि एट द ईव ऑफ अराइवल
ऑफ यूरोपियंस, इन सब की क्या स्थिति थी। अब ये मान के चलिए कि ये टॉपिक जनरली क्या है कि मॉडर्न इंडिया में मैं बताया कि बहुत डिटेल्ड सिलेबस है। आपको लगेगा कि ये सिलेबस छोटा है, पर ये सिलेबस छोटा नहीं है। जनरली वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा पता हो, ठीक है। तो ये कंपनी का अराइवल हो गया। कंपनी के बाद कंपनी एक्सटेंड कर गई, उसने जितने भी उसके वो थे। उसके बाद कंपनी की पॉलिसीज़, ठीक है। कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं? कंपनी ने पॉलिसीज़ में आप कल्चरल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ठीक है। और उसके बाद इसके रिस्पॉन्सेस क्या थे? कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी उनके रिस्पॉन्सेस क्या है? तो रिस्पॉन्सेस में आपको पता है 2-3 रिस्पॉन्स हैं, जिसमें सबसे पहले ट्राइबल रिस्पॉन्स, फिर आपसे पूछेगा या आपको याद होना चाहिए फार्मर रिवोल्ट, जो फार्मर्स की रिस्पॉन्स है। और कुछ जो है वो इंडियन, जिसको इंडियन रेनेसां बोलते हैं कभी कभी, या रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये कल्चरल रिस्पॉन्स था इनका। जैसे ट्राइबल में आपको पता होना चाहिए संताल या इंडिगो रिवोल्ट, फार्मर्स में आपको पता होना चाहिए डक्कन रिवोल्ट, ठीक है। या रिफॉर्म मूवमेंट में आपके लिए ये वो क्वेश्चन है जिसमें राजा राम मोहन राय या और जो रिफॉर्मर्स आपके जितने भी हैं, आर्य समाज, जितने भी रिफॉर्मर्स हैं। तो ये कंपनी का पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और सबसे जो बड़ा रिस्पॉन्स आया वो 1857 के बाद आपका नेशनल मूवमेंट शुरू होगा। अब ये नेशनल मूवमेंट में आपको पता है, आपको याद रखना है कांग्रेस, ठीक है। फिर उसमें आपको याद रखना है अर्ली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। और कांग्रेस के समिट कहाँ हुए, उसको हेड किसने किया, और कौन कौन से उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि गांधी जी ने आके उसको हाईजैक कर लिया। तो गांधी मूवमेंट, तो गांधी मूवमेंट में आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। गांधी मूवमेंट में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, खिलाफत है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस है और क्विट इंडिया मूवमेंट। यूजुअली अगर आप कांग्रेस का ये समिट वाला चैप्टर पूरा कर लेते हैं और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो आपका बहुत सारा रिजॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है पार्टीशन। पार्टीशन के साथ एक चीज़ और याद रखना, वो है वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। और ये वेरियस स्ट्रीम्स कौन कौन सी थी? एक तो एक्सट्रीमिस्ट थी, ठीक है, ये इससे ही पार्ट आगे आके एक्सट्रीमिस्ट भगत सिंह वाला मूवमेंट है, HSRA एक्सट्रीमिस्ट है। मार्क्सिस्ट मूवमेंट, ठीक है, MN रॉय और अमृत टांगे। उसके अलावा फिर आपका जो एक दलित मूवमेंट है, जैसे अंबेडकर और पेरियार, और फेमिनिस्ट मूवमेंट भी आप चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। जनरली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस, ये आपके सामने सिलेबस है। आप मान के चलिए कि इतने टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक को आप, यू कैन नॉट अफोर्ड टू कि आप बस ऐसे ही एक बार याद कर लें। जनरली ये टॉपिक वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अगर MA इन हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो आपको इतनी सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब आप बताइए, इतनी सारी चीज़ें आपके सामने हैं और आपके सामने दिन है 30। तो मैं देखो, जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ी जाएं। बुक्स का फिजिबिलिटी कितना है आप खुद बताइए। या बुक्स आपको लगता है कि 30 डेज़ में, देखो बुक्स हिस्ट्री के लिए कवर करना बहुत मुश्किल है। एंशिएंट का अगर आप पढ़ेंगे तो एक बुक से, मिडाइवल का पढ़ेंगे या कंटेम्प्रेरी, एक बुक जो वन बुक इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कि आप RS शर्मा से पढ़ें और हो जाए। आपको RS शर्मा पढ़ना पड़ेगा तो उसको एक्कम्पनी देने के लिए आपको उपेंद्र सिंह पढ़ना पड़ेगा, रुमला थापर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जाकर हिस्ट्री का एक कंसाइज अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं शुरू की है, जिन्होंने तैयारी शुरू की है उनके लिए भी वो तो और भी ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप दोबारा से एक बुक्स में लग जाएंगे तो फिर आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी कैसे रिटेन करें। रिटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका है वो है कंसाइज नोट्स। और नोट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जनरली क्या है कि नोट्स के साथ आपको पता है 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो है एक रिवाइज यानी रिवीजन, और सबसे ज़रूरी है रिटेन करना उनको। और ये देखो, रिवीजन
के साथ साथ आपको रिटेन करने के लिए ज़रूरत है आप मॉक टेस्ट लगाएं। ये जो मॉक टेस्ट होंगे, भले ही आप इसको बहुत अननेसेसरी पार्ट समझें, पर मॉक टेस्ट अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम के लगाते हैं, आप नेट के लगाते हैं या फिर मॉडल सेट्स लगाते हैं, तो ये आपको, आप विश्वास मानिए, अगर आपके पास नोट्स आप पढ़ रहे हैं, देखो नोट्स के लेवल पे आपको ज़रूरत है कि वो कंसाइज हो, ठीक है, और फैक्चुअली रिच हो, ताकि आपको फैक्ट में समस्या ना हो। जो CUET का एग्ज़ाम है उसमें JNU इंक्लूडेड है, उसमें BHU इंक्लूडेड है, तो वो आपसे फैक्ट प्लस एनालिसिस या कंसेप्चुअल जो आपका नॉलेज है वो दोनों पूछेंगे। तो फैक्ट के लेवल पे तो आपको यहाँ पे समाधित होने की ज़रूरत है ही। बात रही एनालिटिकल नॉलेज की, एनालिटिकल नॉलेज जनरली आपसे कॉम्प्रिहेंसन में पूछेंगे वो, और कॉम्प्रिहेंसन आएंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसन अगर आएंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल टाइम टेस्ट है आपका। तो देखिए बुक्स के लेवल पे अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूँ कि आप RS शर्मा पढ़ लीजिए, आप सतीश चंद्र पढ़ लीजिए, और प्राची टू पार्टीशन पढ़ना अगर पढ़ना है, बट जनरली नोट्स पे फोकस कीजिए। जो भी आपने बनाए हैं अभी तक, जहाँ से भी आपको मिलेंगे आप नोट्स बनाइए, और नोट्स के लेवल पे आप, सबसे बेहतर है कि नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये आपकी जनरल प्रॉब्लम्स हैं हिस्ट्री में, अगर आप इनको लेकर समस्या में हैं, क्योंकि 30 डेज़ ही बचे हैं, ठीक है, और 30 दिन में अगर आपको कवर करना है तो सबसे बेहतर तरीका है नोट्स पढ़िए और कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए विदाउट हेजिटेशन, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे जितना उसमें संभव है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू।